ठीक है आशीष जी, ठीक है, आप प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, आपकी भाषा शैली भी मुझे बड़ी पसंद आ रही है, जिस लय में आप बोल रहे हैं ना, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया है। सत्र के दौरान राज्यसभा के अंदर बोला गया कि मैं अकेले दम पर खड़ा हूं और पूरा विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? बात 2024 की होगी और बात करेंगे बजट सत्र की कि क्या बजट सत्र संपूर्ण भेंट चढ़ जाएगा हंगामे की। शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लहजे में कहा था, और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार है। कल राज्यसभा में 90 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधन हुआ था, विपक्षी नारेबाजी करते रहे, पीएम मोदी भाषण देते रहे, मैं अकेला बोल रहा हूं, उन्हें नारेबाजी के लिए लोग बदलने पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। खबर आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे कि मैं अकेला लड़ रहा हूं, क्या 2024 का जब समय नजदीक है तो क्या संयुक्त विपक्ष वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने को मिलेगा? फिलहाल आपको जानकारी जब दे रहे हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवा भी देते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया भारी हंगामे के बीच कि मैं अकेला हूं और संयुक्त विपक्ष भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे पर से आवाज की जवाब मेरे सभापति जी एक कन्विक्शन के कारण चलाओ, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं, और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता। तो ये हुंकार थी 2024 की, ये हुंकार थी 2023 में 9 राज्यों की चुनावों की कि कैसे मोदी वर्सेस संयुक्त विपक्ष होने जा रहा है और एक अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संयुक्त विपक्ष के सामने खड़ा है। ये बातें बताई गई, सीना ठोक के बताई गई, लेकिन आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ सवाल हम पूछते हैं मुद्दे की बात में, डंके की चोट में, तो सवाल पूछेंगे और शुरुआत करेंगे चर्चा की, क्योंकि कुछ खास मेहमान थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्या 2024 में मोदी वर्सेस ऑल विपक्ष होने जा रहा है? सवाल यह भी कि क्या 2024 में विपक्ष एक हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष को यह उम्मीद है। कांग्रेस पर सरकार गिराने का आरोप कितना सही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, और नेहरू के नाम पर एक बार फिर से क्यों संग्राम देश के अंदर हो रहा है, और क्या हंगामे की ही भेंट चढ़ जाएगा संपूर्ण बजट सत्र? ये अहम सवाल है जो आज हम पूछेंगे और खास मेहमान से इस वक्त आपकी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि मुद्दे की बात में इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुलाकात आपकी करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, बीजेपी के लीडर हैं। आशीष जी आपका स्वागत कर रहा हूं बहुत बहुत मुद्दे की बात में। कार्तिकेय सिंह जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। कार्तिकेय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत मुद्दे की बात में। धर्मेंद्र पांडे जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। सबसे पहले कार्तिकेय जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बता दिया गया कि भैया एक अकेला इंसान चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कहीं ना कहीं सब पर भारी पड़ेगा। संयुक्त विपक्ष वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में होने जा रहा है। कल की तस्वीर तो आपने देखी होगी। और हर्षी और मैं ये मानता हूं कि देखिए अकेला आदमी तो उनको अपने सांसदों को पहले जवाब देना चाहिए था, लोकसभा राज्यसभा के। क्या वो मानते हैं कि 303 उनके जो लोकसभा के राज्य में सदस्य हैं वो किसी लायक नहीं है? क्या मोदी जी अकेले ही विपक्ष का सामना कर रहे हैं? विपक्ष के सामना करने की बात नहीं है। देखिए कल 90 मिनट तक लगातार बोलते रहे, और उनको इतना गजब के जादूगर आदमी है कि लोकसभा में बोलते हैं कि जो नल जल योजना आई थी उसमें 8 करोड़ लाभार्थी होते हैं, अगले दिन आते हैं राज्यसभा में उसको बढ़ाकर 11 करोड़ बोल देते हैं। तो जब आप भाषण वीर बन जाते हैं, आपको सिर्फ भाषण देना है, लंबे लंबे वादे करने हैं, कुछ भी बोलना है मुंह से, तो आप ये कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे इनका वक्तव्य था, 90 मिनट तक बोलते रहे। सवाल विपक्ष ने, सवाल हमारे नेता ने, सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा था गरीबी के ऊपर, अडानी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, अग्निवीर के ऊपर। हर जी आप मुझे जवाब बता दीजिए इस
बात का कि आपने उनके 90 मिनट के भी भाषण में आपने एक बार भी इन चीजों के ऊपर उनका कभी आपने सुना, एक वक्तव्य भी सुना? वो बिल्कुल अकेले हैं। वो देश के पहले ऐसे अकेले प्रधानमंत्री है जिनको यही नहीं पता होता है कि अगर चाइना हमारी सीमाओं के अंदर घुस गया तो उनको पता नहीं होता है। वो देश के अकेले प्रधानमंत्री। सर मैं बार बार कहता हूं, अगर आप कहते हैं कि चाइना हमारे देश की सीमा के अंदर घुस गया है तो मेरी डिबेट में सबूत के आधार पर कहिएगा, बनी बनाई बातें मत कहिएगा। मेरी डिबेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। 1 मिनट, 2024 का विषय लेकर मैं बैठा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो भी भाषण दिया गया, अगर आपको अनर्गल बातें लगी हैं तो कांग्रेस को लेकर भी सवाल कई पूछे गए हैं। इंदिरा गांधी का समय याद दिलाया गया है कि कैसे सरकार गिराने में उनका योगदान था। नेहरू को याद दिलाया गया है क्यों आखिर उनकी पीढ़ियां नेहरू का नाम पीछे नहीं लगाती हैं। इसका जवाब तो आप देंगे ना। मैं आता हूं आपके पास। आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप बीजेपी के नेता हैं, आपने सारी बातों को सुना है। कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी ने पूछा, ना लोकसभा के अंदर उसका जवाब मिला और ना ही राज्यसभा के अंदर उसका जवाब मिला। सिर्फ इतना बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस संयुक्त विपक्ष होने जा रहा है। क्या ऐसा ही है आशीष जी? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर आशीष का नमस्कार। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज उठाया है, उसके लिए आपको साधुवाद। क्या सच में मोदी इन सब पे विपक्ष वालों पे भारी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता तो इनके जवाब जानती है, लेकिन कल मोदी जी ने खुद इनको बता दिया कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम्हें इसका भी यकीन नहीं। ये बहुत कुछ ऐसा है जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इनको पता है कि ये सारा विपक्ष एक होके भी अकेले मोदी का सामना कर पाए, ये इनके बस की बात नहीं, क्योंकि विपक्ष को इकट्ठा कर पाए यही इनके बस की बात नहीं। ये जानते हैं कि मोदी आज एक नाम नहीं, मोदी आज एक आस बन चुका है, एक विश्वास बन चुका है, एक आम आदमी की, एक महिला की, एक हिंदुस्तानी की, कि भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पे आगे बढ़ चला है। ये जानते हैं लेकिन मानते नहीं। वो ये कि जो 370 हटाने के बारे में कोई सपना नहीं सोच सकता था, जो राम मंदिर बनेगा ऐसा कोई विश्वास नहीं कर सकता था, जो ट्रिपल तलाक हटेगा ऐसा किसी को दूर दूर तक अंदेशा नहीं था, और ना जाने कितने ऐसे काम जो मोदी ने कर दिखाए। क्योंकि ठीक है आशीष जी, ठीक है, आप प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, आपकी भाषा शैली भी मुझे बड़ी पसंद आ रही है। जिस लय में आप बोल रहे हैं ना, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूछा था। मैं आता हूं राजनीतिक विश्लेषज्ञ से एक सवाल ले लेता हूं, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, एक दूसरे का बात का जवाब भी दे सकते हैं। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे? जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है क्या? कल प्रधानमंत्री ने बता दिया, लोकसभा में भी बताया, राज्यसभा के अंदर भी बता दिया कि 2024 की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, और 2024 में मोदी वर्सेस संयुक्त विपक्ष ही होने जा रहा है। धर्मेंद्र जी, कल का जो कल या परसों दोनों दिन की लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था, जो उन्होंने मुद्दे की बात की, उसमें निश्चित तौर से देश के जो है तमाम मुद्दे रहे, और खास तौर से सरकार जिस तरीके सरकार ने अपनी पीठ अपने हाथ तक छपाई है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, जो कांग्रेस ने जिस तरह के सवाल उठाए थे, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की स्थिति जो है वो इस टाइम पे अपने 125 वर्ष के इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस। कुछ कांग्रेस में एनर्जी आई है, लेकिन वो एनर्जी इतनी नहीं है कि अभी वो जो है 2024 में अपने दम पर पे जो है वो भाजपा को टक्कर दे सके। दूसरी तरफ आप देखें, अगर विपक्ष को देखें तो विपक्ष अलग अलग धुरी में, आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी देख ले, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो टीआरएस या आम आदमी पार्टी, उधर ममता बनर्जी, तो आज भी कांग्रेस से उतनी दूरी बना के रखी है जितनी दूरी जो है विपक्ष के बीच में नहीं होनी चाहिए। मोदी का तो विरोध करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे तो कांग्रेस मजबूत विपक्ष कहां से बन पाएगी? सवाल यहां खड़ा होता है। अब रह गई बात जिस तरीके से राहुल जी ने जो है चल रही है, कांग्रेस को ये देखना होगा कि भारत विरोधी ब्रांड कौन है, विदेशी मीडिया। धर्मेंद्र जी, ब्रांड कौन है? आप कह रहे हैं एक ब्रांडिंग चल रही है कांग्रेस के अंदर, ब्रांड किससे बनाया जा रहा है? राहुल गांधी को। राहुल गांधी एक ब्रांड है कांग्रेस के, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस को समझने की जरूरत यहाँ ये पे है। अगर कह रहे हैं राहुल गांधी ब्रांड है, या आप संयुक्त तौर से, ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। धर्मेंद्र जी के दो सवाल हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि भैया संयुक्त विपक्ष कैसे बनेगा? जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने इनवाइट किया,
21 दलों को लगभग, वो तो नदारद रहे। हालांकि बीआरएस की रैली में कौन कौन पहुंचा वो तस्वीर तो मैं दिखा चुका हूं अपने दर्शकों को। दूसरा सवाल ये कि पश्चिमी मीडिया और विदेशी चीजों को भारत के अंदर दिखाकर आप लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। जरूरत है भारत देश के लोगों की भावनाओं को टच करने की और उन्हें बताने की कि भीड़ को वोट में तब्दील करिए। कार्तिकेय जी, पहले धर्मेंद्र जी को बता दूं कि कांग्रेस का इतिहास 137 वर्षों का, 125 वर्षों का नहीं है, और जब तक ये वतन है तब तक कांग्रेस पार्टी है। और रही बात ब्रांडिंग, रिब्रांडिंग और कितने हमारे सहयोगी साथ में आएंगे, विपक्ष में आएंगे, देखिए तो 2024 के चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। इससे पहले आप पता है लोकतंत्र में, राजनीति में पार्टियां जुड़ती हैं, हटती चलती रहती है। इनके साथ तो भाजपा के साथ 2024 का समय नजदीक है ना, तभी तो आपको पूछा जा रहा है कि संयुक्त विपक्ष एक हो पाएगा या नहीं। 13 सहयोगी इनको छोड़ के चले गए, तो सरकार में है ना, तभी तो अकेले पड़ रहे हैं ये, और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। सवाल तो आपसे भी पूछा जा रहा है ना, एक मिनट सर, सुन जाइए। आपसे भी तो पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा में किस तरीके से वामपंथी और कांग्रेस एक हो गए। प्रधानमंत्री ने तो कल ही कह दिया कि भैया एक समय ऐसा था जब नेहरू जी को दिक्कत हो गई थी, अब वामपंथी और आप एक क्यों हो रहे हैं? अगर आपको बीजेपी पर सवाल खड़े करना है तो आपको अपना दामन भी तो साफ रखना होगा ना सर। मैंने शुरुआत में ही आपसे बोला कि अगर प्रधानमंत्री जी थोड़ा इतिहास में पढ़ते, देखिए उनको भाषण टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने को और कागज में लिख के दे दिया तो उसको आदमी अंदर ठीक है कार्तिकेय जी, आप मुझे भी झूठा ठहरा दीजिए कि त्रिपुरा के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आप वामपंथी के साथ नहीं मिल रहे हैं। 2000 मेरी बात तो सुन लीजिए, 2004 में मेरे को बता दीजिए कि मैं झूठा हूं या सच्चा, मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। अरे हर्ष जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं 2004 के आम चुनाव में, 2009 के आम चुनाव में वामपंथ जो दल था हमारे साथ था, 2019 में भी हमारे साथ ही। ये तो मुस्लिम लीग के साथ केरल में जाकर चुनाव लड़ लेते हैं, इनको बस एमआईएम ओवैसी के साथ लड़ लेंगे, ये पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में नहीं चुनाव लड़ेंगे क्या? कार्तिकेय जी, तो रोज बदलता है। एक मिनट, लोगों को मुझे समझाना है सर, ये बता दीजिए। एक तरफ आप ही कहते हैं, अधीर रंजन ने कहा कि एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है बीजेपी सरकार में, एक तरफ कांग्रेस ही कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो आप ओवैसी के साथ लड़ लेंगे, जरूरत पड़ी तो आप मुस्लिम लीग के साथ लड़ लेंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने केरल में और महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में मुस्लिम लीग जो है इस समय, भारत की मुस्लिम लीग, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की मुस्लिम लीग, पाकिस्तान की आप बात भी मत करिएगा मेरी डिबेट में, पाकिस्तान की बात महबूबा मुफ्ती करती हैं जो आपके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो आप भी अगर आगे आने वाले चुनाव हुए जम्मू कश्मीर के अंदर तो पीडीपी के साथ हाथ मिला सकते हैं आप भी, जैसे बीजेपी ने मिलाया था। वो तो भाई जब चुनाव आएगा, सरकार चुनाव लड़ेगी। हम कहते हैं भाजपा की सरकार है नहीं कि 25 साल बाद 2047 में ऐसा हो जाएगा इतनी बड़ी, तो हम हवा में बातें कर नहीं सकते, हम तो तत्थों में जमीन पे रहकर के बात करते हैं। मैंने आपको इनका उदाहरण आशीष जी बातों का जवाब दीजिए, फिर मेरे पास भी आपके लिए सवाल है। आशीष जी जल्दी से, कार्तिक जी ने कई सवाल पूछ लिए हैं। आशीष जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक जी जो हैं हमारे धर्मेंद्र जी, उनकी एक बात से इत्तेफाक रखूंगा कि आजकल का जो दौर है कांग्रेस का अब तक का सबसे बुरा दौर है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। दूसरा, उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, जब उन्होंने राहुल गांधी को ब्रांड एम्बेसडर कहा, शायद उनका तात्पर्य कांग्रेस से था। नहीं नहीं सर, राहुल गांधी तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि हमारी जीत में उनका अभूतपूर्व योगदान रहता है। जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस के पतन को और हमारे ऊपर चढ़ने को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो शुक्र है कांग्रेस ने उनको अपना बना रखा है। बीच में मत बोलिएगा सर, बीच में नहीं बोला था। कार्तिकेय जी सभ्यता बनाए रखें, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, हाथ जोड़ के विनती है। दूसरी बात, मैंने एक कहावत कहीं पढ़ी थी कि अगर भेड़ों के लीडर को, शेर को भेड़ों का लीडर बना दिया जाए तो वो हरा सकती है उस टीम को जहां पे शेरों के लीडर को, भेड़ को शेरों का लीडर बना दिया जाए। तो इस समय यही हालात चल रहा है कि यहां पे तो कांग्रेस के चक्कर में तो समझ में नहीं आ रहा है इनको, विपक्ष को, कि भेड़ कौन है, शेर कौन है, कौन इकट्ठा होगा, कैसा भानुमति का कुंभा जुड़ेगा। लेकिन हमें पक्का पता है ये जो मर्जी कुंभा जोड़ने का ट्राई कर लें, लालू को, मायावती को, अरविंद केजरीवाल को, कांग्रेस को, जिसको मर्जी साथ मिला ले, ना तो ये साथ मिलने के, ना मोदी का कुछ उखाड़ पाने के। यहां पे मैं आपकी बात पे भी हर्ष जी एक छोटी सी बात कहूंगा। आपने मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप उनसे हाथ मिलाएंगे क्या, पीडीपी से मिलाएंगे क्या, इससे मिलाएंगे क्या? मैं यहां पे आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं सर, ये मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे इसकी तो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि इनसे हाथ मिलाएगा कौन, चिंता का विषय तो ये है। यहां तो खुलेआम सारी पार्टियां इनको नकार रही हैं, नहीं नहीं कांग्रेस नहीं चाहिए।
भाई साहब, चढ़ते हुए सूरज को तो दुनिया आप सलाम मिलाएंगे करती क्या? है। मोदी PDP के से एक साथ बार फिर सब आप जुड़ने हाथ को मिलाएंगे तैयार क्या? हैं। कांग्रेस का युग नहीं, बीत पीडीपी गया, से आप एक अब बार फिर से मोदी हाथ की मिलाएंगे राह क्या? है। अगर जरूरत पड़ी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की तो महबूबा मुफ्ती पसंद है आपको? सर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 370 के एब्रोकेशन के बाद, ट्रिपल तलाक के बाद, और जितने अभी हमने इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन से लेके टेररिस्ट को खत्म करने से लेके पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बर्बाद करने से लेके, जितने काम मोदी युग में हुए हैं, ठीक है, क्या मैं समझ कभी गया। कांग्रेस सोच सकती मैं थी समझ गया। कि G20 चुनावों के की दौरान प्रेसिडेंसी- यही सर, बातें कही सर, जाएंगी, सर, वो आपको बता मुझे दिया है बीजेपी सिर्फ के 10 नेताओं ने। सेकंड दे ठीक है दीजिए, सर, सिर्फ ठीक है। 10 सेकंड कार्तिकेय दे जी, दीजिए। कार्तिकेय क्या जी कोई जवाब सोच सकता दीजिए था कि आशीष जी G20 को। की प्रेसिडेंसी, हाँ, G20 की हर्ष। प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलेगी? क्या कोई सोच सकता था? ठीक है कार्तिकेय जी, बीजेपी इस वक्त कई काम गिनवा रही है, 370 हटा दिया, राम मंदिर एक तरफ बन रहा है, ट्रिपल तलाक को लेकर बोला गया है, अंधन योजना को लेकर बोला गया है, किसानों के बैंकों में पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री का भाषण तो आपने सुना होगा, वो तो मैं दोहराऊंगा सर, नहीं, मैंने तो अभी लेकिन तक बजट आशीष जी जो बोल रहे हैं उसी का जवाब दे आंकड़े दीजिए। दूंगा तो इनके पैर के नीचे ठीक से है। जमीन मैं खिसक मैं जाएगी। मैं आंकड़े दूंगा, मैं आंकड़े दूंगा, फिर आप देखना कितनी जमीन बचती है। और हर्षी, मुझे बड़ा दुख हुआ आशीष जी ने, देखिए भारत का हर एक व्यक्ति शेर है, और इन्होंने अगर मोदी जी को भेड़ समझा है तो ये बड़ी गलत सोच है। हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके ना बारे में ना, ऐसा मैंने नहीं कभी सोचना नहीं चाहिए समझा, था। मैंने किसी का और नाम नहीं मैं लिया। मैं आपके मैंने मैं कहा आपके विपक्ष थोड़े से मोदी जी जो मैं 56 आपको इंच के आंकड़ा ही सीने दे रहा हूं, वाले मैं आपको वो शेर आंकड़ा ही हैं, दे रहा वो हूं। जो पिछले लाल मैं चौक आपके पे अकेले मैं निहत्थे जाके हर्ष जी के बिना मैं दे रहा हूं, बुलेट तो के जाके 1956 में चुनौती स्वीकार चलिए ठीक है करने कार्तिकेय जी, से पर्सनल हर्ष कमेंट जी मत तिरंगा करिएगा, मेरी फहराया, रिक्वेस्ट कहते है। हैं कि ठीक मैं है, तिरंगा किसी पे फहराऊंगा। पर्सनल कमेंट मत आप करिए, उस शेर को आशीष जी भेड़िया पर भी कहने नहीं, का किसी पर भी गुस्ताखी भी मत नहीं, कीजिए। इन्होंने बोला, इन्होंने जो उदाहरण दिया, चलिए उसमें मैंने ठीक है, बोला कि वो देश तो के सर प्रधानमंत्री आपका ने भेड़ संदर्भ था ना, शब्द अच्छा आप नहीं उसे लगता। कैसे लेते हैं, मैं हाँ, उसे कैसे मैं लेता उनके बता रहा हूँ, हूं। वरिष्ठ पत्रकार अब कैसे आंकड़ों लेते हैं की- वो उनका संदर्भ है। ठीक है कार्तिक अरे जी। आपके वो तो आंकड़ों आपके की- तो मैं- अपने मैं आंकड़ों सांसद, पे आ जाता आपके हूं। अपने अरे सांसद अभी आप कहते सभ्यता हैं की कि बात हमारा कर रहे थे, नेता अब पप्पू अभी तो नहीं आप रहा, सभ्यता की बात अब कर रहे पप्पू थे, नहीं रहा का अभी मतलब क्या है? अभी आप यानी पहले सभ्यता था। की बात कर रहे थे, अभी आप सभ्यता की बात कर रहे थे, ठीक है, कार्तिकेय जी, जल्दी सभ्यता से। की बात कर रहे थे। हाँ, देश पे इन्होंने 8 सालों में 100 लाख करोड़ का ऋण ले लिया। हर प्रत्येक भारतीय पे जो ऋण की, अब एक प्रत्येक भारतीय पे जो ऋण है, जब वो पैदा जन्म लेता है तो वो 1,09,000 रुपए के ऋण के साथ जन्म लेता है। ये कहते थे हम चाइना के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ऐप बैन कर दे रहे। चाइना के साथ भारत का $100 अरब का व्यापार घाटा बढ़ा है, ट्रेड सर कुछ नया उसके बारे करिए, में अधीर रंजन की मैं बाइट चलवा चुका हूं कल, कुछ नया करिए डॉलर- ठीक है, ये बाइट में चलवा नहीं, मैं चुका हूं इसको भी अधीर रंजन, खंडन कुछ करता नया हूं, करिए। सर। नहीं, हर चीज अगर ये मौका मुद्दे नहीं मिले है। तो मैं हाँ। इसका भी स्पष्टीकरण दे सकता हूं सीएनजी आपके पेट्रोल डीजल को viewers के 100 रुपए लिए। पहुंचाना ये महंगाई का मुद्दा नहीं है। कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी एक ये मिनट, महंगाई कार्तिकेय का जी एक मुद्दा मिनट, मुझे नहीं है। टोकना पड़ता है जब आप लोग राजनीति करते हैं तो मुझे टोकना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो हिमाचल में क्यों वेट बढ़ा दिया भाई आपने, क्यों बढ़ाया हिमाचल के क्या? अंदर? बहुत सही। हर राज्य सरकार में, सुनिए, राज्य सरकार का जो रेवेन्यू होता है, आय का साधन होता है, सबका अलग अलग है। हिमाचल सर। प्रदेश एक वाह। पहाड़ी क्षेत्र है, जहां सुनिए आपकी तो आप मेरी बात सरकार तो है, सुनिए। जनता मेरी बात उम्मीद तो कर सुनिए। रही है कि एक इंडिया की एग्जाम्पल मेरी देने पूरी के बात लिए करने राज्य दीजिए। सरकार चीजों को ठीक आप करेगी, चलिए, तो आप पुरानी हाँ, पेंशन और योजना आप लागू कर देते हिमाचल हैं की और हिमाचल उसका में पैसा आते हमने इकट्ठा चुनावी- करने के लिए लोगों अरे की सुन जेब तो से लीजिए वसूलते भाई, हैं। अरे सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। कार्तिकेय अगर जी, आपने GDP इसकी बता बात करी, सकते हैं हिमाचल इंडिया प्रदेश में की ये भी आज बताते हैं, कितनी हमने है? चुनावी वादा कर रखा था पुरानी पेंशन लागू करने का, हमने आते ही लागू कर दिया है। हमने बिजली मुफ्त देने का वादा पैसा किया था, कहां वो से भी आएगा कर दिया कार्तिकेय था। जी, इन्होंने पुरानी कितने वादे- पेंशन का पैसा मैं कहां वही- से आएगा? अरे मैं एक चीज समझाना चाहता हूं जनता को, पैसा कहां से आएगा? आप बिल्कुल अच्छे से समझाइए। मैं आपको अभी आपने वैट का उदाहरण दिया, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बोल रहा था अपनी कि हमने BPM की उसी तरह लिए ये कर भी रहे थे, क्योंकि freebies पहाड़ी देंगे। क्षेत्र है। हमारे रेवेन्यू क्षेत्र का जो हमारे रेवेन्यू क्षेत्र किस तरीके से हम रेवेन्यू किस तरह आय के साधन है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारों के पास कम होते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में कई सारे साधन होते हैं। तभी इन्होंने 9 रुपए से 31, 32, 33 रुपए तक का अपना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रखा था। इस कारण डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं हर और चीज- इनके हर हाथ चीज- आ रहा हूं आशीष जी, आ रहा हूं, मेरे पास कैसे है, सबका मुझे डाटा है। $20 प्रति बैरल होता है, डिबेट का माइनस तक में टॉपिक जाता ये है है, कोरोना मोदी काल में, सब तो पे कितना भारी उसका क्यों लाभ है? पहुंचाते हैं मैं अभी भारतवासियों पे। इनको ये पानी पीने अपने में मंत्र मजबूर मुग्ध कर होकर के दूंगा। बोलना मोदी जी पे भारी है। अब उत्तराखंड में देखिए कल लाठी वाह बरसाने सर, लगी वाह। थी छात्रों पे, इस तरीके से मोदी कार्तिकेय बाहर जी, है। मतलब कार्तिकेय गजब जी, की बात कर रहे हैं। एक मिनट कार्तिकेय सुन लीजिए, आशीष जी एक मिनट रुक जाइए, मैं तथ्यों पर बात करता हूं। ये अखाड़े का मैदान नहीं है मुद्दे की बात में, मैं किसी की आवाज को भी नहीं दबाता हूं सर, मुद्दे की बात का रूल है। आशीष जी एक मिनट रुक जाइए, मुझे लोगों को समझाना है सर। कार्तिकेय जी, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने जनता को कह दिया कि हम चुनावी वादा पूरा करेंगे। आपने कर्नाटक में भी यही वादा किया है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी करके आई हैं, ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने जनता को यह सही तरीके से नहीं बताया कि भैया हम पुरानी पेंशन लागू तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जेब से कैसे पैसा निकालेंगे। अभी आपने जो एग्जांपल दिया रेवेन्यू का सर,
वो सब एक पत्रकार भी जानता है, आप भी जानते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स का जो चक्कर है ना, वो बड़ा खराब है, और पॉलिटिक्स के चक्कर में आप आम जनता को मार रहे हैं। हम तो सामने से आके बोल रहे हैं, हम तो किसी के पीछे से जेब नहीं काट रहे हैं, हम सामने से आके राजस्थान में क्यों नहीं किया? पहाड़ी जो राज्य होते हैं, राजस्थान में आपकी सरकार है, कम करिए, बराबर का टाइम दिया, सार्थक होगी, उस पर तुलना करिए। आप पिछले कितना वैट बढ़ा दिया हिमाचल प्रदेश? मैं पूछता हूं, कितना हिमाचल प्रदेश में बीजेपी से भी पूछता हूं। आ रहा हूं धर्मेंद्र जी आपके पास। राजस्थान में आपकी सरकार है, पेट्रोल डीजल के रेट कार्तिकेय जी, हिमाचल प्रदेश में क्या कार्तिकेय जी, राजस्थान में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में क्या है, कर्नाटक में, आप तुलना करवा दीजिए, मैं तो बैठा हूं आपके साथ। कार्तिकेय जी, राजस्थान में आपकी सरकार है ना, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है ना, तो करिए तब। मैं बीजेपी से अभी डंके की चोट पर पूछूंगा कि आप कितने राज्यों में कर रहे हैं। आप ऐलान करिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वैट को कम करेंगे, आप ऐलान करिए कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में वैट को कम करेंगे। सरकार तो बीजेपी की है, केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। आप एक एग्जांपल तो दीजिए सर, विपक्षी पार्टियां। अरे भाई, ये अच्छा, ये हमको हमारे जीएसटी का बकाया ना दे, ये हमको जो जीएसटी का बकाया हमारा बनता है वो हमको ना दे। इनको जब यही नहीं पता है, केंद्र सरकार बाहर से कच्चे तेल, अरे सुनिए, अरे आशीष जी रुक जाइए, फिर अपनी सभ्यता की बात कर रहे थे। केंद्र सरकार कच्चे तेल देती है, केंद्र सरकार। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं। पदार्थ जो है जिस तरीके से देखिए इस टाइम पे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन माने गए हैं इस टाइम पे, जबकि रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरीके से भारत ने जो है रसिया से जो है तेल आयात किया है, 25% से ऊपर हमारा तेल जो है, जो 1% से नीचे था कभी इससे पहले, वो इस टाइम पे 25% से ऊपर हम रसिया से तेल ले रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से सरकार इसमें 50% तक जाएगी, जो भारत को जो है, भारत की अर्थव्यवस्था को जो स्थिर करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो निभाने वाली है। गिफ्ट बांटने का जो तरीका है, फ्री की रोटियां देने का जो तरीका है, वो तरीके से उसके लिए मत जो इकट्ठा करते हैं, तो सबसे पहला मैं समझ गया, मैं समझ गया। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता के जेब से ही लेकर पैसा उन्हें ही गिफ्ट दे रही है। ये हालात है ना देश के, ये चाहे राज्य की बात करूं चाहे केंद्र की बात करूं, ये दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय आशीष जी, ठीक है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट करिए, जल्दी से आशीष जी। जी सर, जहां जो भी इल्जाम मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने लगाए, मैं बता दूं इन्हें बाहर के एजेंसीज पे बड़ा मान है। मॉर्गन स्टैनली का ये नाम जानते होंगे, उसने रिपोर्ट दी है कि इंडिया टू बिकम कार्तिकेय जी की आवाज दीजिएगा प्लीज जल्दी बाय 2027। आरबीआई ने एसबीआई से, एलआईसी से क्यों पूछा कितना पैसा दे रखा है? बाहर के चुनाव का डर है, शेयर होल्डर से। ठीक है आशीष जी, क्लोजिंग कमेंट लेने दीजिए कार्तिकेय जी। गजब की बात कर रहे हैं। 11% बाहर की एजेंसी की तारीफ कर दें तो मोदी करना शुरू कर देंगे। देखिए मोदी जी की तारीफ हो गया, फोर्ब्स मैगजीन जो है कि एक बार आपको शक्तिशाली बता दें तो आप खुश हो जाते हैं, और वही पलट करके बोलता है कि अडानी ने। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देश में यही चल रहा है, जिस तरीके से हमने सवाल पूछा लेकिन नेताओं के पास जवाब नहीं था। आप ही की जेब से पैसा लेकर आप ही को गिफ्ट दिया जा रहा है, और ये हिमाचल में हम देख रहे हैं, जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया है। फिलहाल देखेंगे 2024 में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस संयुक्त विपक्ष होगा या